प्रिय विद्यार्थियों, सुबह के नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमें आरबीएसई बोर्ड कक्षा 8 का अध्ययन कर रहे थे। हमारा अगला अध्याय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अरविंद कुमार घोष द्वारा रचित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए, आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, अनेक प्रकार के साधन हैं, टेलीफोन है, अनेक प्रकार के ऐसे साधन हैं जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन सोचिए, जब इस तरह के साधन नहीं थे तो व्यक्ति किस तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। मनुष्य किस तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। चिट्ठी यानी पत्र। तो उस समय ऐसे साधन नहीं थे। उस समय व्यक्ति जो है पत्र व्यवहार से, यानी कि लिख देते थे, अगले का पता लगाकर और उसके पास भेज देते थे और पत्र मिल जाता था। तो तब वो वे सूचना प्राप्त करते थे और उसका जवाब वो पत्र के माध्यम से ही देते थे। तो क्या थी चिट्ठियों की, पत्रों की अनूठी दुनिया क्या थी, किस तरह की दुनिया थी वो? उसका अध्ययन अरविंद कुमार घोष जी ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के माध्यम से बताया है कि किस तरह से पत्रों की एक अलग दुनिया थी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्र जो है उसकी दुनिया भी अजीब प्रकार की है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र व्यवहार उपयोगिता है और वो उपयोगिता उसकी हमेशा से बनी। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र, चिट्ठी लेखन जो काम कर सकते थे वो आज आधुनिक जो साधन है, रेडियो, टीवी, फोन, कंप्यूटर, ये वो काम नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में जो तमाम विवाद हैं और जो नई घटनाएं हैं उनकी जड़ भी क्या होते हैं, पत्र है। दुनिया का तमाम साहित्य, जितना भी साहित्य सर्जन हुआ है, जितने भी साहित्य लिखा गया है, दुनिया का संपूर्ण साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक सा, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम और जाबू और लेख है तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, क्योंकि जब कोई भी पत्र आता था उसे पढ़कर और
एक पत्थर रखने की जगह होती थी, उसमें उस पत्थर को रख दिया जाता था। और जब कभी भी पत्थरों को देखा जाता था, पत्थरों की तरफ ध्यान जाता था, तो लोग उन पत्थरों को दोबारा पढ़ लेते थे और पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते थे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। दुनिया भर में करोड़ों पत्र एक दिन में बढ़ते थे, तलाशते रहते थे और ठिकानों पर पहुंचते। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। जब पत्रों की दुनिया नहीं थी तो पत्थर तो थे ही। तेज घोड़ों से पत्थर एक दूसरे को पहुंचाया गया और फिर हरकारे जो पत्र पहुंचाने वाला होता है, डाकिया, उसके बाद पहिए आए। उसके बाद पहिए आ गए, गाड़ियों में पत्र पहुंचने लगे। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा और ये आयोजन सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारी जो हैं पत्र के माध्यम से ही अपना व्यापार करते हैं। पत्रों का स्थान आज फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने ले लिया और जो देहाती जो दुनिया है वो पत्रों के माध्यम से ही चल रही है। उनमें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, तो वो पत्रों के माध्यम से ही चल रही। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा था, न लिखाया, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार नहीं किया। अब बारीकी से
पत्रों को देखेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो या फिर किसी से पत्र लिखवाया ना हो या फिर पत्र का बेसब्री से इंतजार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे और अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संसार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री को पत्र नहीं लिखते बल्कि इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख देते, पत्रों को आप सहेज कर रख लेते हैं कि उस दिन क्या कहा था, वो बात पता चल जाती है। पर एसएमएस जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं। पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना। सभी पत्र जो हैं वो देश, काल, समय को और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तब बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। हाथों हाथ उस पत्र का जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जोर से, यानी कि दोनों हाथों से लिखते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों की फ्रेम कराकर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रखते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है।
महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। सबसे अच्छी जो संदेश पहुंचाने का माध्यम है वो डाक विभाग ही है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हैं या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हैं या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति हूँ, वो पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है।